हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम है आपका आज सॉल्यूशन के एक नए पार्ट में। आज हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर, जिसको हिंदी में बोलते हैं वाष्प दाब। देखिए, वेपर प्रेशर एक वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको राउल्ट लॉ भी सिखाएगा, जो आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी दिखाएगा और आपको वेपर प्रेशर भी समझाएगा, और यही आपको फ्रीजिंग पॉइंट भी बताएगा, यही आपको बॉइलिंग पॉइंट भी बताएगा। मतलब एक वेपर प्रेशर जानने से हम ढेर सारी चीजें जान सकते हैं। तो आइए देखिए वेपर प्रेशर है क्या। देखो, नाम से ही एक क्लियर है कि वेपर ने जो प्रेशर लगाया हो वही क्या होता है, वेपर प्रेशर। वाष्प ने जो दाब लगाया हो उसी को हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। यस, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। लेकिन ये एग्जैक्ट डिफिनीशन नहीं है, मेरी बात समझिए। क्या डिफिनीशन होती है? बोलते हैं एट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, एट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम के कंडीशन पर वेपर, एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन द वेपर क्रिएटेड pressure on the surface of liquid. This is known as vapor pressure. At the condition of equilibrium मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में वेपर ने जो प्रेशर क्रिएट किया हो लिक्विड के सरफेस पर, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। लेकिन देखिए, रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। देखिए, धीरे धीरे हम इसके कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। मेरी बात ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है। देखो भैया, ऐसा है कि हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, जिसको ऐसे हमने चारों ओर से क्लोज कर दिया है इस तरीके से, ठीक। और इसमें जो लिक्विड है, इसको हम थोड़ा सा देते हैं टेम्परेचर। जब टेम्परेचर देते हैं तो लिक्विड के मॉलिक्यूल की क्या बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और मॉलिक्यूल ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, जो लिक्विड का मॉलिक्यूल ऊपर की ओर जा रहा है वो बन रहा है वेपर। ठीक है, वो बन रहा है वेपर, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन। दिस इज नोन एज वेपराइजेशन, वाष्पीकरण। ये हो रहा है वेपराइजेशन। अब देखो, जब वेपर यहां पर पहुंच गई तो देखिए, यहां पर इस कंटेनर के ऊपर, इस ग्लास के ऊपर ऐसे ड्रॉप करके इकट्ठा है। आपने कभी देखा होगा कि अगर वेपर ऊपर उठती है तो ऊपर जाके बूंद बूंद करके इकट्ठा हो जाती है। तो देखिए क्या होता है, ये जो वेपर ऊपर इकट्ठा हो गई, ये जैसे जैसे कोल्ड होगी, आप बोल सकते हैं कंडेंस होगी। जैसे जैसे कंडेंस होगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में। किसमें? लिक्विड में। और मैं आपको अलग कलर से दिखा रहा हूं, बूंद बूंद करके फिर कंटेनर में टपकना शुरू हो जाएगी। तो देखो, दो काम हो रहा है। एक तो वेपर का ऊपर जाना माने वेपोराइजेशन, और एक ड्रॉप का नीचे आना मतलब लिक्विफिकेशन। इसी को हम बोलते हैं लिक्विफिकेशन, या इसी को बोलते हैं कंडेंसेशन। तो दो प्रोसेस हो रहा है, वेपोराइजेशन, लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन, वेपराइजेशन। होता क्या है, शुरू में वेपराइजेशन का रेट लिक्विफिकेशन के रेट से बहुत हाई होता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जिस रेट से वेपराइजेशन हो रहा है उसी रेट से लिक्विफिकेशन होने लगता है। दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। हम यहां पर उसी इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं जिसमें रेट ऑफ वेपराइजेशन, रेट ऑफ लिक्विफिकेशन के क्या हो जाता है, बराबर। अब सुनो, जब ऐसा हो गया हो, जब कहीं ऐसा हो गया हो तो वेपर जो प्रेशर लगाता है सरफेस पर लिक्विड के, दिस इज नोन एट द वेपर प्रेशर। विदाउट इक्विलिब्रियम कंडीशन यू कांट डिसाइड द डिफिनीशन ऑफ, यू कांट एक्सप्लेन द डिफिनीशन ऑफ वेपर
प्रेशर। अगर आप बिना इक्विलिब्रियम के वेपर प्रेशर डिसाइड करोगे तो डिफिनीशन आपकी गलत हो जाएगी। लेकिन हां, बुक पढ़ते समय, कंसेप्ट लगाते समय तुम्हारे दिमाग में यही बात रहे कि जितना वेपर, जो वेपर होगा उसी से लगाया गया प्रेशर ही क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर कहलाएगा। यह सब कहानी जानना उतना जरूरी नहीं है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ लिक्विफिकेशन हो गया। दिस इज नोन एज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब जरा यहां पे देखिए, देखो हमारे पास एक कंटेनर है, ध्यान दो, यहां क्या है, लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं। ये देखिए, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं इस कंटेनर में। इसको हमने इस तरीके से क्लोज कर रखा है, ठीक है। ये इसका सरफेस है, दिस इज द सरफेस ऑफ लिक्विड। ये लिक्विड का सरफेस है। अब मेरी बात सुनो, टेम्परेचर पाने से, सनलाइट पाने से लिक्विड के कुछ जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होंगे, जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, वो कुछ यहां पहुंच जाएंगे वेपर बनकर। ये देखिए, ये मैं दिखा रहा हूं आपको ब्रिक कलर से। तो ये पहुंच गए ऊपर, यही लिक्विड के मॉलिक्यूल है जो वेपर के फॉर्म में ऊपर पहुंच गए। और जब ये ऊपर पहुंच जाते हैं, रिमेंबर, तो क्या करते हैं, नीचे की ओर लिक्विड के सरफेस पर ऊपर से प्रेशर लगाना शुरू कर देते हैं। सीधी सी बात है, अगर कोई ज्यादा आगे बढ़ जाता है तो जिसने आगे बढ़ाया उसी को दबाना शुरू करता है। तो लिक्विड ने ही इनको आगे बढ़ाया और ये लिक्विड को ही दबा रहे हैं। मतलब इस सरफेस पर ये वेपर क्या क्रिएट कर रहे हैं, प्रेशर। यही तो है वेपर प्रेशर। मतलब जो वेपर ऊपर गया, जो वेपर ऊपर गया वो लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर लगाता है। इसी को हम बोलते हैं क्या, वेपर प्रेशर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है, कुछ फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं वेपर प्रेशर को। तुम उस फिगर को ध्यान से देखना, मैं केवल नाम लिखूंगा और तुम बताना, ठीक है। देखो होता क्या है, अक्सर लोग बोलते हैं पहला फैक्टर क्या है जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करता है, तो हम हेडिंग क्या डालते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, देखिए। देखो जो सबसे पहला फैक्टर हुआ बच्चा, वो है टेम्परेचर। क्या है, टेम्परेचर। कहते हैं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, नहीं करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेपर प्रेशर के। आओ चलो देखते हैं, आइए चलिए देखते हैं क्या बात है। देखो अगर तुम सपोज करो कि तुमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया, अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिए तो ऊपर कितना वेपर गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर गया कितना वेपर, 8 वेपर। अच्छा 8 वेपर है तो प्रेशर भी 8 वेपर लगाएगा। 8 आदमी है तो धक्का भी 8 ही लोग देंगे। अच्छा चलो टेम्परेचर आपने और बढ़ा दिया, 15 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। बोलो टेम्परेचर बढ़ाओगे, इन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी और बढ़ेगी। 8 जो संख्या वेपर की है उससे ज्यादा हो सकती है। सपोज करिए 9 हो गई, 10 हो गई, 11 हो गई, 12 हो गई। अब बोलो यहां वेपर क्या हो गया, ज्यादा। भैया वेपर ज्यादा होगा तो प्रेशर भी। अगला फैक्टर जो वेपर प्रेशर को इफेक्ट करेगा उसका नाम है बॉइलिंग पॉइंट। कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 वेपर प्रेशर के। बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 वेपर प्रेशर। मतलब अगर किसी का वेपर प्रेशर बढ़ रहा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट घट रहा होगा, और अगर वेपर प्रेशर घट रहा होगा मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा होगा। आइए थोड़ा डिटेल में जानते हैं। देखो भैया होता क्या है कि मान लो हमारे पास एक कंटेनर में ऐसे लिक्विड है, ठीक है, और लोग कहते हैं कि उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, ठीक है। सोच के बताओ, अगर कोई कहता है कि ये दीवार बहुत आसानी से नहीं टूटती है, इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, इसका मतलब ये है
कि उस दीवार में मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत क्या है, ज्यादा है। तो अगर इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, मतलब इस लिक्विड के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू बहुत क्या है, ज्यादा। सोचो, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो टेम्परेचर देने पर मॉलिक्यूल ज्यादा नहीं बनाएगा क्या, वेपर, और ना वेपर ज्यादा बनेगी तो ना प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो मतलब अगर किसी के बीच किसी का बॉइलिंग पॉइंट हाई है, मतलब वो प्रूव करता है कि उसके मॉलिक्यूल जल्दी नहीं टूटने वाले हैं, ज्यादा टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा। तो टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, इससे प्रूफ होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा। अट्रैक्शन ज्यादा है तो वेपर ज्यादा नहीं बनेगा, वेपर नहीं बनेगा तो प्रेशर नहीं लगेगा। सेम कंडीशन, बॉइलिंग पॉइंट लो मतलब अट्रैक्शन कम तो वेपर ज्यादा। तो सेकंड टर्म है बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का। थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम बोलते हैं नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, तो लिक्विड का नेचर भी वेपर प्रेशर डिसाइड करता, बिल्कुल करेगा। देखो, अगर एक ऐसा लिक्विड है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो बोलो बच्चा, जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल जल्दी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाएगा और उसका वेपर ज्यादा नहीं बनेगा। वेपर नहीं बनेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। तो अगर लिक्विड ऐसा है जिसके मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो वेपर कम बनाएगा तो प्रेशर भी कम लगेगा, मतलब वेपर प्रेशर कम होगा। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं, फिर हम चर्चा करते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो टेम्परेचर होता है वो डिपेंड करता है किस पर, वेपर प्रेशर पर। मतलब ऐसा कहा गया कि वेपोराइजेशन जो होता है वो एक प्रकार का इंडोथर्मिक प्रोसेस है। इंडोथर्मिक प्रोसेस, तो वेपोराइजेशन एक प्रकार का इंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों इंडोथर्मिक है? अगर ये इंडोथर्मिक का मतलब अगर ये लिक्विड हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो इसके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी नहीं, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी नहीं तो ये वेपर बनाएगा नहीं। जब वेपर बनाएगा नहीं तो प्रेशर भी नहीं लगाएगा। तो वेपोराइजेशन है इंडोथर्मिक, और वेपर बनेगा तो ही क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। अब यहां देखिए, टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच एक रिलेशन दिया एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था क्लासियस क्लैपिरॉन, और इन्हीं के नाम से इसको हम जानते हैं क्लासियस क्लैपिरॉन इक्वेशन। ये है ln P2/P1 इज इक्वल टू डेल्टा H0, मतलब इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक स्टैंडर्ड है, अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ऑलवेज रिमेंबर दिस इक्वेशन इज नोन एज द क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर। ठीक है, इसको आप याद कर रहिएगा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं, जो अगला चौथा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है वेपर प्रेशर को, वो क्या है, कौन इफेक्ट करता है? देखिए, चौथा फैक्टर सॉल्यूशन में इस चैप्टर में एक नया मोड़ लाने वाला है। तो चलिए जानते हैं नया मोड़ लाने वाले का नाम क्या है। नाम है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, देखिए सॉल्यूट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वोलेटाइल, एक होता है नॉन वोलेटाइल। अच्छा, वोलेटाइल क्या है? वो सॉल्यूट जिसकी वेपर बन जाए, और नॉन वोलेटाइल क्या है? जिसकी वेपर फॉर्म ना हो, जैसे यूरिया, शुगर, साल्ट, ये सब है नॉन वोलेटाइल। कौन है? यूरिया है और शुगर है, दो नाम याद रखिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मतलब इनकी वेपर नहीं बनेगी, तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। अगर पानी में तुमने यूरिया घोला है तो पानी की वेपर बन जाएगी, लेकिन यूरिया कभी वेपर फॉर्म नहीं करेगा। तो अच्छा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या करता है, आइए देखते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलो देखते क्या है। एक हमारे पास सॉल्वेंट है, ठीक है, एक हमारे पास सॉल्वेंट है वाटर, ये ग्रीन से मैं दिखा रहा हूं।
ठीक है। इसमें क्या किया तुमने, नॉन वोलेटाइल सल्यूट मिला दिया, ये बड़ा वाला येलो नॉन वोलेटाइल सल्यूट। देखो ये जो नॉन वोलेटाइल सल्यूट है, जैसे वाटर लिक्विड के सरफेस पर है, तो जो नॉन वोलेटाइल सल्यूट होगा इसके भी कुछ पार्टिकल सरफेस पर आ जाएंगे, और जब सरफेस पे आ जाएंगे तो जो लिक्विड का क्या है, सरफेस एरिया है, इसको मिनिमाइज कर देंगे। क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ये सरफेस एरिया कम हो जाएगा, और जब सरफेस एरिया कम हो गया तो इनकी भाई साहब की येलो वाले की, मतलब नॉन वोलेटाइल सल्यूट की तो वेपर बनती नहीं। एक तो वेपर भी नहीं बना रहे हैं, ऊपर से सरफेस एरिया भी कम कर दे रहे हैं। तो अगर ये सरफेस एरिया कम कर देंगे तो इन वाटर के मॉलिक्यूल को बढ़िया से वेपर बनाने के लिए, ऊपर जाने के लिए जगह कम मिलेगी, और जगह कम मिलेगी तो कम बनाएंगे क्या, वेपर, और वेपर कम बनेगा तो प्रेशर भी क्या लगेगा, कम लगेगा। मतलब नॉन वोलेटाइल सल्यूट के आने से वेपर प्रेशर क्या होता है, मिनिमाइज होता है, क्योंकि सरफेस एरिया कम होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है। अब इसी पर हम एक बेहतर टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नेम इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। चलिए देखते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है। देखो भैया होता क्या है कि हमारे पास हमने क्या किया, हमने एक सॉल्वेंट लिया, एक सॉल्वेंट लिए, एंड दिस इज नोन एज द प्योर सॉल्वेंट। इसको हमने P0 से रिप्रेजेंट किया। अच्छा, प्योर सॉल्वेंट क्या है? प्योर सॉल्वेंट का मतलब वो सॉल्वेंट होता है जिसमें किसी प्रकार का सल्यूट मिला हुआ ना हो। इसको हमने इसे ग्लास जार से कवर कर दिया। तो प्योर सॉल्वेंट का मतलब ऐसा सॉल्वेंट जिसमें आप कोई यूरिया शुगर उगर न मिलाए हो, ये मतलब जो पूरी तरीके से प्योर सॉल्वेंट हो। अच्छा, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो चलो वाटर हमने ले लिया। अच्छा, क्या हुआ, इसकी जब वेपर बनेगी तो इसके सरफेस एरिया में कोई कमी नहीं है, सारे मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे और ऊपर जाएंगे, वेपर बनेगा, और नीचे की ओर लिक्विड के सरफेस पर क्या लगाएंगे, वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे। ठीक है। लेकिन आइए दूसरी तरफ देखें। अब हमारे पास एक ऐसा सॉल्वेंट है, एक ऐसा सॉल्वेंट है, ठीक है, जिसमें तुमने मिला दिया है क्या, नॉन वोलेटाइल सल्यूट। तो अच्छा, अब वो सॉल्वेंट थोड़ी रह गया, सल्यूट भी आ गया, तो हो गया सॉल्यूशन, माने व्हाट, PS। ये हो गया सॉल्यूशन। तो क्या होगा, होगा क्या, इसके वेपर प्रेशर में कमी आ जाएगी ड्यू टू डिक्रीज इन सरफेस एरिया। तो क्या हुआ, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से हमेशा ज्यादा होता है जिसमें मिला हुआ हो क्या, नॉन वोलेटाइल सल्यूट। तो क्या चेंज इन प्रेशर डेल्टा P इज इक्वल टू होता है P0 माइनस PS। यही तो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब हमेशा प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में उस सॉल्यूशन का, याद रहे, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है जिसमें मिला हुआ क्या हो, नॉन वोलेटाइल सल्यूट। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग बात यहां से मैं आपको आगे बताने वाला हूं। देखिए वो बात क्या है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए वो बात यह है कि अगर हम ध्यान दें, एक डेरिवेशन बताऊंगा आपको, ध्यान दीजिएगा। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या आया, चलिए भैया बात करते हैं। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, LVP, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आया P डेल्टा P इज इक्वल टू P0 माइनस PS। ठीक है। ऐसा कहते हैं कि जो भी वेपर प्रेशर में लोअरिंग हो रही है वो किसके रिस्पेक्ट में आपने कैलकुलेट किया, P0 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया। तो हम इसको लिख सकते हैं डेल P बाई P0 इज इक्वल टू RLVP। दिस इज नोन एज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो डेल P अपॉन P0 इज इक्वल टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर
प्रेशर होता है। ठीक है, अब एक इक्वेशन होता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट होता है, वही हम प्रूव करने जा रहे हैं। चलिए जरा ध्यान दीजिए, देखिए जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स सॉल्वेंट के, ये मोल फ्रैक्शन है। अच्छा बोलो, सल्यूट का तो वेपर प्रेशर बनता नहीं है, किसका बनता है? तो सॉल्वेंट का बनता है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा? सॉल्वेंट के ही मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा, तो सल्यूट से तो मतलब है नहीं। तो चलिए इसको लिखते हैं पीएस, इसको हटाया हमने, एक कांस्टेंट लगाया पी नॉट और यहां है एक्स सॉल्वेंट इंटू एक्स सॉल्वेंट। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर हम एक्स सॉल्वेंट को यही रहने दें तो ये हो जाएगा पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू एक्स सॉल्वेंट। ठीक, अब चलिए हम क्या जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं कि जाई एक, ठीक है, हमको ये पता है कि जाई ए प्लस जाई बी इज इक्वल टू किसके होता है? 1 के। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर किसके होता है? 1 के होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं जाई बी इज इक्वल टू 1 माइनस जाई ए। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं जाई बी इज इक्वल टू 1 माइनस जाई ए। ठीक, अब चलिए हम क्या करते हैं, एक्स सॉल्वेंट, चलिए इसको हम एक सल्यूट और सॉल्वेंट लिख देते हैं। ऐसे हम लिखते हैं एक्स सल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 के हो गया। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स सल्यूट इज इक्वल टू एक्स सॉल्वेंट के हो गया भैया। तो अब देखिए 1 माइनस एक्स सल्यूट इज इक्वल टू एक्स सॉल्वेंट क्या है? पी एस बाई पी नॉट है, तो ये हो गया पी एस बाई व्हाट? पी नॉट हो गया। 1 को इधर ले आओ, यहां तनहा बचा एक्स सल्यूट इज इक्वल टू 1 माइनस पी एस बाई व्हाट? पी नॉट। एलसीएम ले लो, तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक्स सल्यूट, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस अपॉन व्हाट? पी नॉट। अच्छा बोलो, पी नॉट माइनस पी एस को क्या लिख सकते हो? डेल्टा पी। तो दिस इज नोन एज द डेल्टा पी बाई पी नॉट। तो तुम्हारे पास इक्वेशन मिला एक्स सल्यूट इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। मतलब अब इसको हम लिख क्या सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं कि पी नॉट आर किस भैया? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अच्छा ये क्या है? ये तो तुम्हारा ये आ गया ना इक्वेशन, और ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। दिस इक्वेशन इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। दिस इज द फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ये तुम्हारी पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। अब नया शब्द आ गया कि क्या होती है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। अब इस पर हम डिस्कस बाद में करेंगे और फिर हम पढ़ेंगे क्या होता है राउल्स लॉ। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि इस लॉकडाउन में ज्यादातर लोग सॉल्यूशन समझ सकें और अपनी स्टडी को जारी रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।